ये कहानी है किस्मत और रिश्तों के बीच अजीब संयोग की। ये कहानी तब शुरू होती है जब ममता कॉलेज में थी। ममता एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की थी जिसके पिता एक किसान थे और वो बड़ी मुश्किल से कॉलेज में दाखिला ले पाई थी। फिर एक दिन आई एम सो सॉरी जान, वो एक इमरजेंसी आ गई थी तो बस उसी की वजह से मैं। हाँ, मुझे सब पता है डॉक्टर साहब आपकी इमरजेंसीज के बारे में। मेरा यकीन करो ममता, कसम से मैं तो बस आ ही रहा था, पर एन मौके पर इमरजेंसी केस आ गया तो मैं मना कैसे करता, बताओ जरा। अच्छा जी, पर एक बात तो बताओ, भला ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो सारे सीनियर डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर पाए और वहां लास्ट ईयर के डॉक्टर रोहित को बुलाना पड़ा? कसम से चप्पल भिगोकर बेइज्जती कैसे करते हैं ये तो कोई तुमसे सीखे। ये रोहित है जिसके एमबीबीएस का ये आखिरी साल है, इसीलिए ममता रोहित को प्यार से डॉक्टर साहब कहकर ही बुलाती थी। ममता और रोहित की मुलाकात एक मंदिर में हुई थी और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। रोहित ममता से बहुत प्यार करता था और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी चल पड़ा था। डॉक्टर साहब, इतने दिन हो गए हमें मिले हुए, पर आपने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया। मुझे भी तो पता चले कि मेरी ससुराल आखिर कहाँ होने वाली है। अब बताइए ना, कौन कौन है आपके घर में? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ममता, एक तो तुम्हें डॉक्टर पति मिलने जा रहा है और ऊपर से मेरे घर वालों के बारे में सुनोगी ना तो हैरान रह जाओगी। अच्छा जी, तो बताइए ना। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, क्या करते हैं देवर जी? वो अभी बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बनेगा वो। अरे वाह, एक भाई डॉक्टर और एक इंजीनियर, बढ़िया है। हाँ, पापा की यही ख्वाहिश थी, सो मैं डॉक्टर बनने चल निकला और छोटा इंजीनियर। और हाँ मैडम, शादी के बाद ना तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। अच्छा, मैं और रानी? क्यों, आप किसी महल में रहते हैं? नहीं, महल तो नहीं है पर महल से कम भी नहीं है। शानदार हवेली है हमारी, कई सारी गाड़ियां हैं और गांव में हमारे पास इतनी जमीन है कि पूरा दिन घूमती रहोगी तो भी पूरी नहीं देख पाओगी। अच्छा, तो आपकी ये हवेली है कहाँ? मतलब कहाँ है आपका गांव? अरे वही तो। हेलो, यस सर। जी सर, मैं बस अभी आता हूँ। क्या हुआ? ममता, आई एम सो सॉरी, तुम कैब कर लेना, एक और माँ और बच्ची को लाए हैं, बहुत क्रिटिकल हैं दोनों, एक्सीडेंट केस है। हे भगवान, आप जाइए जल्दी और मेरी चिंता मत करना। ममता को रोहित पर बहुत गर्व था, साथ ही वो ये भी जानती थी कि जिस प्रोफेशन में रोहित है, शादी के बाद भी उसे बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एक समझदार लड़की थी, रोहित भी इसीलिए उसे बहुत चाहता था। लेकिन जब रोहित ने अपने घर पर ममता का जिक्र किया तो ममता के परिवार की माली हालत के बारे में जानने के बाद उसके घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। रोहित ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ममता को एक नजर देखने तक के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन रोहित ने भी हार नहीं मानी। दिन गुजरे और फिर रोहित और ममता ने खुद ही शादी कर ली। रोहित के घर वालों ने उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो देखो तुम्हारा सरप्राइज, हमारी नई गाड़ी। क्या? अरे वाह, क्या सच में ये हम खरीदने वाले हैं? आज से कैब का चक्कर खत्म, लेडी ममता अब से कार में घूमेंगी। थैंक्स, वैसे एक सरप्राइज मेरे पास भी है आपके लिए। अच्छा तो दिखाओ ना। इस कार में कुछ महीनों के बाद हम 2 नहीं बल्कि 3 घूमेंगे। 3 लोग? अच्छा, क्या सच में? तुम सच कह रही हो ममता? हाँ, ये सच है, आप पापा बनने वाले हो। रोहित और ममता बहुत खुश थे। हालांकि रोहित के घर वालों का साथ ना होने का उन्हें दुख जरूर था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे और अब तो उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। पूरे 9 महीने के बाद ममता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दोनों ने मिहिर रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो दिन भी आया जिसने ममता की सारी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक दिन जब रोहित अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा था तभी एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। ममता अचानक से बिल्कुल अकेली पड़ गई और बेसहारा भी। रोहित के जाने का दुख और ऊपर से छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी। ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्यों चले गए आप हम दोनों को छोड़कर? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मेरे को कैसे संभालूंगी? यूं तो रोहित बहुत अमीर घर से था, लेकिन ममता से शादी करने की वजह से उसके पास वही पैसा था जो उसे अस्पताल में नौकरी करके मिलता था। ममता की आर्थिक हालत खराब होती चली गई। मकान का किराया न दे पाने की वजह से उसे अब एक छोटी सी खोली में रहना पड़ रहा था। ममता के माता पिता भी इस हालत में नहीं थे कि उसकी कुछ मदद कर सकें। ममता ने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन छोटे से बच्चे के साथ उसे कहीं नौकरी नहीं मिली।
फिर एक दिन ममता की नजर अखबार में छपे एक विज्ञापन पर पड़ी। घर का काम करने के लिए एक बाई चाहिए। हे भगवान, लगता है अब यही काम करना होगा, क्योंकि एक बाई का काम करके ही मैं मिहिर को हर वक्त अपने साथ रख सकती हूँ। रानी बनने जा रही ममता अब अपने बच्चे के लिए बाई बनने को भी तैयार हो गई थी। अगली सुबह वो अपने बच्चे को साथ लेकर उस पते पर पहुंच गई जो विज्ञापन के साथ अखबार में लिखा था। और फिर हाँ जी। जी नमस्ते, मैं वो बाई के लिए। अच्छा, आइए अंदर आइए। मम्मी, आना जरा, वो बाइक के काम के लिए एक औरत आई है। अच्छा, कौन है? आओ अंदर आओ। जी नमस्ते, मैंने वो अखबार में। हाँ ठीक है, पर ये बच्चा क्या ये तुम्हारा ही है? जी ये मेरा ही बच्चा है, मैं एक विधवा हूँ। ओह, तो फिर क्या तुम्हारे साथ ही आएगा रोज? जी इसे साथ लाना ही पड़ेगा। आप चाहे तो मुझे कुछ कम पगार दे देना, ये बस एक कोने में लेटा रहेगा, रोता नहीं है बिल्कुल। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा भरोसा कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। नाम क्या है इसका? जी इसका नाम मिहिर है। रामप्रकाश ने ममता से बच्चे को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगा। उधर राजरानी ने ममता को सारा घर दिखाया और फिर, देखो पैसे तो हम तुम्हें अच्छे दे देंगे, पर हमारी शर्त यह है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। एक कमरा दे देंगे तुम्हें और पूरे दिन घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। बोलो मंजूर है? जी ये तो और अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी खोली में रहती हूँ और फिर मेरे आने जाने का खर्च और खोली का किराया भी तो बचेगा। अब मुझे मंजूर है। अगले दिन ही ममता खोली खाली कर अपना सामान समेटकर उस बड़े से घर में ले आई। अब ममता बाई बन चुकी थी और पूरी मेहनत से राजरानी के घर का ख्याल रखने लगी। वो सारा दिन काम करती और उसके काम से राजरानी भी बहुत खुश थी। लेकिन उसे अपने पति रामप्रकाश का ममता के बच्चे को इस तरह लाड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्या करते हो रामप्रकाश, वो बाई का बच्चा है। तो क्या हुआ, कैसी बातें कर रही हो? वो एक बच्चा है और बच्चे बच्चे होते हैं और प्यारे भी होते हैं। क्यों छोटे नवाब, सही कहा ना मैंने? रामप्रकाश की बात सुनकर मिहिर खिलखिलाकर हंस दिया और ये देखकर रामप्रकाश बहुत खुश हुए। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और फिर कई महीनों बाद, ममता जरा सुनो तो। जी मालकिन। घर में पूजा रखवा रहे हैं, कल पंडित जी आएंगे और कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं। रसोइये बुलवा लिए हैं, तुम बस उनकी मदद कर देना और बाकी व्यवस्था देख लेना, ठीक है? जी मालकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, सब कुछ अच्छे से होगा। उस रात ममता को नींद नहीं आई क्योंकि रोहित को गए पूरे 2 साल हो गए थे। वो देर रात तक रोहित की तस्वीर को देखकर रोती रही और इसी वजह से सुबह ठीक वक्त पर उसकी आंख नहीं खुली तो राजरानी गुस्से में उसके कमरे में आ धमकी। अरे क्या सो रही है, मैंने तुझे कहा था ना। जी अरे इतनी देर हो गई, माफ कर दीजिए मालकिन, मैं बस वो नहा धोकर सब काम देखती हूँ। ममता हड़बड़ाकर उठी और अपने हाथ में पकड़ी रोहित की तस्वीर को उसने अपनी चटाई पर ही छोड़ दिया और खुद नहाने के लिए जाने लगी। लेकिन तभी राजरानी की नजर रोहित की तस्वीर पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंकते हुए बोली, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? जी ये मेरे पति हैं। ममता की बात सुनते ही राजरानी ने अपना सर पकड़ लिया। वो वहीं रोते हुए जमीन पर बैठ गई और फिर अगले ही पल उसने ममता और मिहिर को अपने गले लगा लिया। राजरानी रोए जा रही थी लेकिन ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर राजरानी उन दोनों को लेकर बाहर हॉल में आई। हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर फूल मालाएं चढ़ी हुई थी। असल में वो तस्वीर रोहित की थी। उस तस्वीर को देखकर ममता फूट फूट कर रोने लगी। राजरानी के भी आंसू नहीं थम रहे थे। वो रोते हुए बस मिहिर को चूमे जा रही थी। भगवान ने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। ये क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? और ये बाई, इसे क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? बाई नहीं, बहू है ये इस घर की, हमारे रोहित की पत्नी है ये। रामप्रकाश ने फौरन पलटकर ममता को देखा लेकिन कुछ कह नहीं सके। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर की बहू कहलाने लायक न पहले थी और ना हूँ। बस इस पूजा में शामिल हो जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी मिहिर को लेकर और फिर कभी आप लोगों को अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अब नहीं, हमें हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो बेटी। अपने बेटे को तो हम खो ही चुके हैं, पर अब हमारे पोते को हमसे दूर मत करो। और रही बात तुम्हारी, तो खोट तुम में कभी नहीं था मेरी बच्ची, बल्कि गलत तो हमेशा से हम ही थे।
रोहित सही था, तुम लाखों में एक हो और हर तरह से हमारे घर की बहू कहलाने के लायक हो। क्यों रोहित की माँ, सही कहा ना मैंने? राजरानी के मुंह से शब्द नहीं निकले, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसके दिल का हाल बता दिया था। उसने पहली बार मिहिर को गोद में उठाया था और अब वो किसी भी हालत में उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और ममता को भी दिल से अपनी बहू मान चुकी थी। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर! बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर? कहाँ है चोर माँ जी? जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सो जा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत हैं। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर। आप तो जानते ही हो, शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, कहिए आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे, ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी, चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ।
अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का। जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू, अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या? वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर। आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू। देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू न सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है।